हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए अमित कुमार। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th सीबीएसई और अदर बोर्ड्स रिलेटेड ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस कैन बी यूजफुल एज अ रिवीजन क्लास अलॉन्ग विद अ डिटेल डिस्क्रिप्शन क्लास एंड टॉपिक इज टुडे इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आगे बढ़ने के पहले हम एक बार देखना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के रिक्वायरमेंट्स क्या है। इकोनॉमिक्स हमें किस प्रकार हेल्प करता है। एग्जाम और पढ़ाई एक अलग टॉपिक है, बट इन रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स हमारे को किस प्रकार से हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि ह्यूमन बीइंग्स के अनलिमिटेड वांट्स हैं। सब लोगों के पास चाहतें, इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं डिमांड की बात नहीं कर रहा। डिमांड लिमिटेड हो सकता है, वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होता है। और ये वांट को फुलफिलमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा स्कार्स होते हैं, वो लिमिटेड होती है। तो हमें अपने वांट्स और रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस बिठाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम किस प्रकार, इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करें जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम प्रोड्यूसर के निगाहों से देखें, प्रोड्यूसर के नज़रिए से देखें, तो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखना पड़ेगा। क्या है फैक्टर प्रोडक्शन? वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। नंबर 1 दैट इज लैंड। अगर आपके पास जगह नहीं है, लैंड का मतलब ये नहीं कि ज़मीन, लैंड का मतलब कोई भी स्पेस हो सकता है। आप किसी चाहे किराए पर लेके कोई काम शुरू करें या अपना कोई जगह हो, लैंड का यानी स्पेस का होना जरूरी है। लैंड के बाद दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी फैक्टर्स की है, दैट इज लेबर। तीसरी रिक्वायरमेंट है कैपिटल एंड चौथी रिक्वायरमेंट है एंटरप्राइजेस। लैंड स्पेस हो गया, कैपिटल पूंजी हो गया। पूंजी का मतलब ये है कि आप बिजनेस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे, आपको और फैक्टर सर्विसेज खरीदने होंगे, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा एंटरप्राइजेस यानी उद्यमिता। अगर कोई एंटरप्राइजेस स्टार्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर उद्यमी अगर रिस्क नहीं लेगा, तो भी किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को करना पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस है, और ये सब चीजें अगर एक साथ आती हैं तब जाके हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कलेक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट्स है। कलेक्टिव एफर्ट्स किस चीज का? इन्हीं सारे फैक्टर्स का, और ये प्रोडक्शन करने के बाद इसे सप्लाई किया जाता है हाउस होल्ड को। अब प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है और हाउस होल्ड के पास खरीदने के लिए भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हम किस प्रकार चीज़ों को, कौन सी चीज़ को प्रोडक्शन करें, प्रोड्यूस करें, जिससे एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से अब हाउस होल्ड आपके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना चाहता है। अब वो यूज करेगा तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा हाउस होल्ड उसको पे करेगा, और पे जब करेगा तो उसके पास वो मनी जो है वो लिमिटेड है। तो अब उसको मनी लिमिटेड है तो उसे भी बैलेंस करना है कि वो उतना ही पैसा खर्च करना चाहेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो अब हम यहाँ पे दो टेक्निकल वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर इनपुट और फैक्टर सर्विसेज। ये वो चीजें हैं फैक्टर इनपुट्स जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे हमने कहा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। दूसरा वर्ड है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब है ये हाउस होल्ड के पास जो पैसा आता है, ये है फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड के पास कौन सा पैसा आता है? हाउस होल्ड के पास पैसा आता है रेंट के रूप में। मान लो कि आप एक नॉर्मल घरेलू व्यक्ति हो और आपके पास आपने कोई आपका स्पेस है, चाहे वो घर है, ऑफिस है, कुछ भी है, उसको आपने किराए पर दिया है किसी न किसी मैन्युफैक्चरर को किराए पर दिया है। तो वो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज और उसके बदले वो आपको रेंट दे रहा है। तो उसके लिए वो फैक्टर इनपुट है प्रोड्यूसर के लिए, और आपके लिए क्या है? फैक्टर इनकम। उसी प्रकार अगर आपके पास मान लो करोड़ों रुपए हैं और किसी बिजनेस में आपने किसी और के बिजनेस में लगा रखा है, तो उस बिजनेस के लिए वो फैक्टर इनपुट है एज अ कैपिटल, लेकिन आपके लिए क्या है? उस पर मिलने वाला ब्याज फैक्टर इनकम है। यानी जो यूटिलाइज कर रहा है उसके लिए वो फैक्टर इनपुट्स है, और जो उससे रिटर्न प्राप्त कर रहा है उसके लिए वो फैक्टर इनकम है। यानी फैक्टर इनपुट्स और फैक्टर इनकम दो डिफरेंट टर्म्स हो गए। और
चूंकि हमें इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ने की रिक्वायरमेंट है कि हम एनालाइज कर पाए कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमने यहां पर दो तरह के सेक्टर्स की बात की, पहला प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा कंज्यूमर सेक्टर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में अलग अलग फंक्शंस हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर फ्लो पे। अब मैं आता हूं, पहला हमारे पास सर्कुलर फ्लो में टॉपिक है जनरेशन फेज। सर्कुलर फ्लो को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। पहला फेज है जनरेशन फेज, दूसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा फेज है डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज क्या कहता है? जनरेशन फेज कहता है कि इसमें फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। कैसे प्रोड्यूस करती है? विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्री सर्विसेज। यह है जनरेशन फेज। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फर्म ने प्रोड्यूस तो कर लिया, अब उसे बाजार में बेचेगी और बेचने के बाद जो पेमेंट आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस पेमेंट को अपने फैक्टर इनपुट्स के बीच में। जैसे कि आप प्रोड्यूसर हो, आपने जनरेट कर लिया फैक्टर एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बेचने के बाद जो पेमेंट आपके पास आई तो आपने क्या किया? आपको जिसने फंडिंग दिया है उसको आपने ब्याज दिया, लेबर को आपने क्या दिया? वेजेस दिया, अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया और अपने पास आपने क्या रखा? प्रॉफिट रखा। यानी आप अपने टोटल रिसीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों के बीच में। तो दिस इज द सेकंड फेज, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद जो भी फैक्टर इनकम के रूप में अपने जितने भी फैक्टर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनकम। अब जो हाउस होल्ड लोग हैं उनके पास ये इनकम पहुंच गया। अब वो इनकम पहुंचने के बाद वो क्या करेंगे? इस इनकम का उसे खर्च करेंगे, उसे डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज करने का मतलब, मान लो कि आपके पास रेंट के रूप में, सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में पैसा आ गया। अब आपको मान लो कपड़े खरीदने हैं, आपको अपने एजुकेशन पे पैसा खर्च करना है, तो आप उस पैसे को खर्च करोगे जब आप कंज्यूम करोगे उस प्रोड्यूस्ड आइटम्स था जो प्रोड्यूसर ने बनाया था। ये वापस देखो, जो प्रोड्यूसर ने पहले बनाया, डिस्ट्रीब्यूट किया और आप बाद में आपने उसी इनकम को वापस उसी प्रोड्यूसर को दे दिया, क्योंकि जब आप कंजम्पशन करने जा रहे हो, डिस्पोज करने जा रहे हो, उसमें स्पेंडिंग कर दिया और वापस उस प्रोड्यूसर के पास वो पैसा पहुंच गया। प्रोड्यूसर के पास पैसा पहुंचेगा तो क्या करेगा? दोबारा से प्रोडक्शन करेगा। दोबारा से प्रोडक्शन करने के बाद क्या करेगा? जनरेशन फेज वापस स्टार्ट हो जाएगा। जनरेशन फेज के बाद जो इनकम आएगी उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लास्ट में कंज्यूमर के पास जब पैसा पहुंचेगा तो कंज्यूमर अगेन उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डिस्पोज कर देगी। तो ये बार बार गोल गोल घूम रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो। तो आपको अब समझ में आ गया होगा सर्कुलर फ्लो क्या होता है। अब हम बात करना चाहते हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्टॉक वर्ड सुनते ही ऐसा न समझ में आता है, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उन्हें यह समझ में आता है कि स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री होता है। जो भी हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, रखी हुई हैं, वो इन्वेंट्री कही जाती है। अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैं बात करूं, इन्वेंट्री के तीन कैटेगरीज होते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। कहने का मतलब है स्टॉक वो सारे एलिमेंट और आइटम्स हैं जो एक समय पर आपके पास रखा हुआ है। एक समय पर रखा हुआ का मतलब क्या है कि जैसे अभी मेरे पास मान लो कि इतने सारे फर्नीचर हैं, इतने सारे मेरे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, मेरे पास मान लो कि मेरे पास बैंक बैलेंसेस एक फिक्स अमाउंट है, तो वो मेरा क्या है? स्टॉक है। स्टॉक हमेशा देखा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिहाज से। स्टॉक हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से देखा जाता है। और सेकंड वर्ड जो है फ्लो, फ्लो कभी भी रुकता नहीं है, एक समय में नहीं देखा जाता, एक टाइम पीरियड में देखा जाता है। स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है और फ्लो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। जो फ्लो है, जैसे मैं कहूं कि आपने कितना कमाया, तो आपने एक सेकंड, एक मिनट में नहीं कमाया है, हो सकता है उसके लिए एक दिन लगा हो, एक महीना लगा हो, एनुअल इनकम हो सकती है। तो इनकम जो है वो एग्जांपल ऑफ फ्लो है, जबकि स्टॉक का मतलब है आपके पास अभी कितना पैसा है। तो स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसे आपको पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हो। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक 8:15 पे आपके पास कितना स्टॉक है, दिस इज स्टॉक, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन मैं कहूं आज की इनकम कितनी है, आज का सेल्स कितना है, ये फ्लो है। आप सेल्स करने के बाद शाम को कितना माल बचा, ये स्टॉक है। लेकिन दिन भर में आपने कितना इनकम जनरेट किया, ये फ्लो है। तो आपको यह समझना पड़ेगा स्टॉक और फ्लो। स्टॉक ऐसा वेरिएबल है जो पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है, जबकि फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जो पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होता है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल दें कि नदी में इस वक्त कितना पानी है, इस सेकंड पे कितना पानी है, स्टॉक है।
और नदी में पूरे दिन में या 1 घंटे में कितना पानी प्रोसेस हुआ, ये फ्लो है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सिलेबस में हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर। अब हम एक कंपैरिजन एक सीट के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंसेस क्या है। तो पहला डिफरेंस वही है जो मैंने आपसे कहा, स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है विच इज द मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वाइल फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है विच इज मेजर अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको क्या याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक जो है इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, दिस इज द सेकंड डिफरेंस। स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो रहा है। फ्लो में ये टाइम डायमेंशन होता है, 1 दिन, 1 घंटा, 1 वर्ष, 1 महीना, ये आपका क्या है, फ्लो है। तीसरा डिफरेंस है, स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है और फ्लो एक डायनेमिक कंसेप्ट है। अब स्टैटिक और डायनेमिक 2 वर्ड हैं। मैथमेटिक्स में ये बड़े सिंपल तरीके से इक्वेशंस जो होती हैं उसके हिसाब से समझा जा सकता है। आप सीधे तौर पे कह सकते हो स्टैटिक मतलब सीधी दिशा में चलने वाला और डायनेमिक का मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में चलने वाला। तो ये डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस है स्टैटिक एंड डायनेमिक। चौथा डिफरेंस इसके एग्जांपल्स है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आपके पास नेशनल वेल्थ आज के डेट में सरकार के पास टोटल या पूरे कंट्री में कितना वेल्थ है, दिस इज द स्टॉक। आज के डेट में फॉरेन जो हमारा करेंसी है उसका स्टॉक कितना है, दिस इज स्टॉक, अभी कितना है। तीसरा, पूरे अभी हमारे पास वीट कितना पड़ा हुआ है, दिस इज अ स्टॉक, अभी कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है। लेकिन वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ साल भर में, ये फ्लो है। मैं बात करूं नेशनल वेल्थ, स्टॉक है, जबकि नेशनल इनकम फ्लो है। सेल्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब फ्लो है। आपने साल भर में कितना बर्थ हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ, ये फ्लो है। लेकिन अभी कितनी आबादी है, ये स्टॉक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था 2 फैक्टर्स के बारे में, 2 इनपुट्स के बारे में। एक इनपुट्स हमारे पास क्या था, एक इनपुट था जिसमें हम बात करते प्रोड्यूसर सेक्टर है, दूसरा था कंज्यूमर सेक्टर्स। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सेक्टर्स, इसमें क्या था, कंज्यूमर को मैंने हाउस होल्ड सेक्टर का नाम से भी कहा था। हम 2 तरीके से फ्लो के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। अब अगेन हम लोग आ रहे हैं उसके ऊपर, सर्कुलर फ्लो के ऊपर, 2 तरीके से। नंबर 1 रियल फ्लो, नंबर 2 इज द मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, अगर आपको सिर्फ समझाने के नजरिए से मैं कहूं तो आप ये समझ लो मनी की बहुत ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू चीजों की होती है, रिसोर्सेज की होती है। तो अगर आप सोचो कि फिजिकल कमोडिटी और सर्विसेज को हम रियल मानते हैं, तो रियल फ्लो में क्या होगा, प्रोड्यूसर ने कमोडिटी बनाया और आपको बेचा। जैसे मान लो कि आपने बुक्स, सोप, रॉ मटेरियल्स और पेन, एनी काइंड ऑफ चीज जो भी आपने खरीदा, ये प्रोड्यूसर ने आपको प्रोवाइड किया है। दिस इज अ फ्लो ऑफ कमोडिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये एक एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो है। उसी तरीके से अगर आपने प्रोड्यूसर के यहां नौकरी किया, आपने प्रोड्यूसर को सर्विसेज दिया, आपने प्रोड्यूसर को अपना मकान किराए पर दिया, आपने प्रोड्यूसर को कैपिटल दिया, ये सब चीजें रियल है। यानी प्रोड्यूसर ने आपको कमोडिटी दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, वो आपने लेके कंज्यूम किया, और आपने क्या किया, प्रोड्यूसर को अपना मकान किराए पर दिया, कैपिटल दिया, आपने उसके यहां नौकरी किया। तो ये सब भी रियल फ्लो है। यानी एक फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ आ रहा है और दूसरा फ्लो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ जा रहा है। ये दोनों ही केस है, एग्जांपल है रियल फ्लो का। रियल फ्लो में अगर आप यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है उसमें आप देखेंगे तो हमारे पास 2 चीजें दी गई हैं। अगर प्रोड्यूसर्स यानी फर्म्स अपने गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है हाउस होल्ड को, और जो हाउस होल्ड लोग हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोड्यूसर को, तो आप देखो दोनों तरफ से सर्कुलर फ्लो हो रहा है। प्रोड्यूसर ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दिया हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड का मतलब घरेलू लोगों को, और हाउस होल्ड ने क्या किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस उनको दिया, प्रोड्यूसर्स को दिया, यानी फर्म्स को दिया। तो ये एक रियल फ्लो का एग्जांपल है, जैसे हमारे चार्ट में गिवन है। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा टाइप ऑफ फ्लो है, दैट इज द मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या है कि जैसे आप लोगों ने प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, उसके लिए आपने पैसा पे किया होगा। पैसा जो पे किया है वो प्रोड्यूसर को मिल रहा है हाउस होल्ड के द्वारा, यानी हाउस होल्ड के द्वारा जो पैसा प्रोड्यूसर को दिया जा रहा है, दिस इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने गुड्स एंड कमोडिटी खरीदा है, वहां पर सर्विसेज खरीदा है।
तो ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्या है, प्रोड्यूसर ने आपको पेमेंट दिया है, आपने जो नौकरी किया था ना रियल फ्लो में, आपने सोचो कि आपने वहां पे नौकरी किया था, काम किया था, तो प्रोड्यूसर ने आपको वेजेस दे दिया। आपने उनको कैपिटल दिया था तो प्रोड्यूसर ने आपको ब्याज दे दिया। आपने उनके पास उनको मकान दिया था काम करने के लिए तो उन्होंने आपको रेंट दे दिया। लेकिन जो रियल फ्लो में चीजें हो रही थी उसके बदले दिए जाने वाले पैसे को हम लोग कंसीडर करते हैं मनी फ्लो में। मनी फ्लो में क्या है, ये हाउस होल्ड जो देता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, और जो फर्म्स देती है वो फैक्टर पेमेंट कहलाता है। फर्म्स के लिए फैक्टर पेमेंट है, और उसको अल्टरनेटिवली देखोगे तो कंज्यूमर्स के लिए, हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम कही जाएगी। तो ये दो तरह का फ्लो है, रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स and the corresponding flow of goods and services from firm to the household, that is same thing। आपने एक तरफ से क्या था, फ्लो ऑफ द फैक्टर सर्विसेज था, जो घरेलू लोग, हाउस होल्ड लोग जो थे वो प्रोवाइड कर रहे थे फर्म्स को, और फर्म्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज दिया जा रहा था हाउस होल्ड लोगों को। तो इसे आप दूसरा नाम दे सकते हो, इट इज ऑल्सो फिजिकल फ्लो। कई बार एग्जाम में रियल फ्लो वर्ड नहीं लिखा हुआ है, फिजिकल फ्लो लिखा है, एक ही बात है, उसके लिए कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ना कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मनी फ्लो के बारे में, तो मनी फ्लो क्या है, दैट इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। अभी मैंने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द चार्ट, फ्लो ऑफ द फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। आपने क्या है, फर्म के पास काम किया, उन्होंने आपको फैक्टर पेमेंट दिया, और उसी तरीके से आपने जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो पेमेंट प्रोवाइड किया वो क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। तो ये दोनों चीजें कंबाइंडली अगर हम देखेंगे तो इसे मनी फ्लो कहा जाता है। मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। याद क्या रखना है हमें, याद रखना है कि रियल फ्लो में दो नेम्स हैं, पहला रियल फ्लो एंड दूसरा फिजिकल फ्लो, जबकि मनी फ्लो के भी दो नाम है, मनी फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो। दोनों में ही हम लोगों ने टू सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस किया। टू सेक्टर इकोनॉमी में प्रोड्यूसर, दूसरा नाम कई बार फर्म लिखा रहता है, और दूसरा सेक्टर है दैट इज हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, ये दो फर्म्स के बीच में हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में डिस्कशन किया। अगर हम एक कंपैरिजन चार्ट के साथ समझने की कोशिश करें तो नंबर 1 डिफरेंसेस, रियल फ्लो इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो इट इज अ फ्लो ऑफ मनी। नंबर 2, real flow is the exchange of goods and services, money flow it is no case of the exchange of goods and services, money flow is the exchange of money only against the goods and services supplied in the real flow। तीसरा डिफरेंस है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल फ्लो, जबकि मनी फ्लो को कहा जाता है नॉमिनल फ्लो। यही तीन मेजर डिफरेंसेज है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का में हमें दो कंसेप्ट समझने की जरूरत है। पहला, दो सेक्टर्स होते हैं। अगर हम ये मान के चले कि टोटल हमारे पास दो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर वो है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। हम अगर एग्जांपल के लिए मान लें कि ऐसा व्यक्ति जो किसी फैक्ट्री में अपने कोई कमोडिटी बना रहा है, या कोई व्यक्ति सर्विसेज दे रहा है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, या फिर कोई लॉयर सर्विसेज देता है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो गया। सिमिलरली रेलवे और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, तो जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है अपने क्लाइंट और कस्टमर्स के लिए, और जो इसको यूज करने वाला व्यक्ति है वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो हाउस होल्ड सेक्टर है। तो फिलहाल हमें दो ही सेक्टर मान के चलना पड़ेगा, जिसमें हमें टू सेक्टर इकोनॉमी की हम कल्पना करेंगे, जिसमें एक सेक्टर है प्रोड्यूसर और दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या रिलेशन है? प्रोड्यूसर क्या करता है? कमोडिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए उससे बहुत सारे चीज़ों का, रॉ मटेरियल्स और अदर फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोड्यूसर को पहली रिक्वायरमेंट है कैपिटल की रिक्वायरमेंट, फंड्स की रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है मैन, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, या लाइक मैन, मशीन, मटेरियल। हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज कि ये इनपुट फैक्टर्स हैं। जो भी इनपुट फैक्टर्स हैं इनको यूटिलाइज करके प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के लिए अब ये प्रोडक्शन करके अपनी कमोडिटीज को बेचता है कंज्यूमर्स को, यानी हाउस होल्ड सेक्टर्स को। अब ऑल्टरनेटिवली देखते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? वो प्रोडक्ट को खरीदता है और उसके लिए वो पेमेंट करता है।
अब सेकंड साइड की तरफ जाते हैं। हाउसहोल्ड सेक्टर, अगर मान लो कि आप कहीं पर नौकरी करते हो, वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो हाउसहोल्ड सेक्टर जो है प्रोड्यूसर को सर्विसेज भी देता है, साथ में वो मनी देता है, रेंट पे जगह देता है, तो बहुत सारे इनपुट और फैक्टर सर्विसेज देता है कंज्यूमर जो है, हाउसहोल्ड जो सेक्टर है, प्रोड्यूसर को। अभी मैंने कई बार पुराने डिस्कशन में टू सेक्टर इकोनॉमी का जिक्र किया। अब हम इसको एलिबरेट कर रहे हैं कि हम टू सेक्टर क्या बोल रहे हैं। पहले आपको इकोनॉमी को समझने के लिए दो तरह के इकोनॉमी को समझो, एक होता है क्लोज इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। आज के डेट में दुनिया ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो हम आगे कंटिन्यू करने से पहले क्लोज इकोनॉमी को समझाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसी कल्पना करो कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं है। मान लेते हैं कि विदेशियों से कोई लेना देना नहीं है, ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनसे पैसा ले रहे हैं, ना उनको दे रहे हैं। तो अब क्या रह गया? हमारे पूरे कंट्री में हम लोग रह गए जो भी हमारे नेशनल्स हैं। अब जो भी हमारे कंट्री में लोग मौजूद हैं, वो लोग क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर से और प्रोड्यूसर सेक्टर से। तीसरा भी कोई हो सकता है क्या? तो हाँ, तीसरी हो सकती है गवर्नमेंट, बट फिलहाल मान लेते हैं गवर्नमेंट भी नहीं है। अगर हम लोग यही मान के चले कि हम 100 लोग मौजूद हैं टोटल, और 100 लोग आपस में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन्हें में कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोड्यूसर होगा तो वो कंज्यूमर नहीं हो सकता। अगर आप मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन करते हो, अब पेन मैन्युफैक्चरिंग में आप पेन के प्रोड्यूसर हो गए, बट हो सकता है कॉपी के कंज्यूमर हो जाओगे। तो एक ही व्यक्ति प्रोड्यूसर भी हो सकता है और साथ में कंज्यूमर भी हो सकता है। पहले यह समझने की जरूरत है। और आपको दो बातें सोचनी है। पहला कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरा मान के चलना है गवर्नमेंट भी नहीं है। तो ऐसे इकोनॉमी जहां पे सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, इसे कहा जाता है सिंपल इकोनॉमी, और इसे कहा जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर हम इसमें सर्कुलर फ्लो की बात करें, तो जो हमने अभी एक्सप्लेन किया इन द प्रीवियस पार्ट, ये सब कुछ क्या था? सर्कुलर फ्लो इन द सिंपल इकोनॉमी था, टू सेक्टर इकोनॉमी था। क्लोज इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पे कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ना हो, यानी कोई भी विदेशी संपर्क किसी के साथ नहीं है, ना विदेशी सरकार के साथ है, ना विदेशी व्यापारी के साथ है, किसी के साथ नहीं है। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें, क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, while on the other hand open economy is an economy which has the economic relationship with the rest of the world. आपको दो बात याद रखनी है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लोज में नहीं होता, ओपन में होता है। ये दो डेफिनेशन है, यानी हमने दो तरह की इकोनॉमी यहां डिस्कस किया, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में हमने बात किया सिंपल इकोनॉमी, जिसमें हमने टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की। कई बार आगे हम पढ़ेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है। फिर हम बात करेंगे फोर सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, जिसमें प्रोड्यूसर भी है, हाउस होल्ड भी है, गवर्नमेंट भी है और फॉरेन सेक्टर्स भी है। तो अभी तक का जितना मेजर डिस्कशन हमारा रहा है वो सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में रहा, जिसमें हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बारे में डिस्कशन था। यानी सिर्फ दो ही सेक्टर है, कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, फर्म क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती है और उसे सेल करती है। कंज्यूमर्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड लोग क्या करते हैं? उस कमोडिटीज को, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उसके बदले उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। उसी तरीके से कंज्यूमर एक और काम करते हैं, अपनी तरफ से फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या करते हैं? उनको फैक्टर पेमेंट करते हैं। तो प्रोड्यूसर उनको फैक्टर पेमेंट करते हैं और मिलने वाले के लिए वो क्या हो गया? फैक्टर इनकम हो गया। ये वर्ड्स पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं, ये सारे के सारे इकोनॉमिक एंड टेक्निकल वर्ड्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर आप सिंपल वर्ड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा हाउस होल्ड सेक्टर्स, आपको लिखना पड़ेगा प्रोड्यूसर सेक्टर्स या फर्म्स, आपको समझना पड़ेगा फॉरेन सेक्टर्स, आपको इन वर्ड्स के साथ जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप नॉर्मल बातें नहीं लिख सकते अगर आपको सही तरीके से मार्क्स गेन करना है। अब इस चार्ट में हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखो, अब हम कंबाइन कर रहे हैं रियल और मनी फ्लो दोनों। हाउस होल्ड ने क्या किया था? लोगों को, जो प्रोड्यूसर्स थे उनको फैक्टर सर्विसेज दिया था। आप हाउस होल्ड हो, आपने मकान दिया है, आपने कैपिटल दिया है, आपने नौकरी किया है, तो आपने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज दिया प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर ने आपको क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज दिया। उसके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो उन लोगों ने लेन देन किया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मनी फ्लो। तो ये हमारे इस ग्राफ में डिस्कस हो रहा है। टू सेक्टर इकोनॉमी आप समझ गए हैं।
उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी को, लेकिन इस चैप्टर में और 12th लेवल के स्टैंडर्ड पे ये बात खत्म होती है यहाँ पे। अब वैसे मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए समझाना चाह रहा हूं कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर 2 सेक्टर हो गए, वो हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा सेक्टर होगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोड्यूसर से भी टैक्सेस लेती है, कंज्यूमर से भी टैक्सेस लेती है। गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और साथ में सब्सिडी भी देती है। तो जब आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस इनपुट सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने दिया था प्रोड्यूसर्स को, और साथ में गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया जो सब्सिडी है, लिया गया टैक्सेस, अब इन सब चीजों को इन्वॉल्व कर लोगे तो इसे कहा जाएगा 3 सेक्टर इकोनॉमी। जब हम बात करेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में तो ये सारी चीजें रहेंगी और उसमें ऐड क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। यानी फॉरेन सेक्टर्स के साथ आप क्या कर रहे हो, वहां के लोग हमारे पास कुछ माल भेज रहे हैं, वो हमारे लिए इंपोर्ट है, और हम उनके लिए कुछ भेज रहे हैं, वो एक्सपोर्ट है। इकोनॉमिक डिस्कशन के लिए आगे के चैप्टर्स में इन सब चीजों का डिटेल में डिस्कशन होगा। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।